हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैं आपको 9 मार्च और 10 मार्च की 4 शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं और आज अपन 13 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है और किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 13 मार्च है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य लगी थी शाम को, उसके सारे 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है, तो प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 लाख बढ़ रही है, कितने पर बढ़ रही है, ये बढ़ रही है अपने पास 1 लाख पर बढ़ रही है। ठीक है, ये 1 लाख पर बढ़ रही है, अपने को ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितनी प्रतिशत यह बढ़ रही है। ठीक है, तो 5 वर्ष के अंदर आर निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकालेंगे इसको। ठीक है, तो इस 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 3 बार। ठीक है, और ये 5 दूना 10 हो गया और यहाँ पर 10 से 1 जीरो कट गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। तो यहाँ पर जो प्रति वर्ष जो दर होगी वो कितनी आ जाएगी, अपने पास 30% आ जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये वाला अपना राइट आंसर होगा। ये वाला यहाँ पर गलत दे रखा है, इसका बोनस आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर 30% होने वाला है। ठीक है, आप सीधा भी इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि 5 वर्षों की कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर 1.5 लाख बढ़ रही है यहाँ पर 5 वर्षों का, तो सीधा इसमें भाग देके कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। तो 30,000 किस पे आएगा, ये 30,000 यहां पर 1 लाख के ऊपर आएगा। ठीक है, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगी और इनटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो बचा कितना है पर 30%। तो सीधा इस प्रकार भी निकाल के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 18, 12, 10 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, जो घनाभ है ये घनाकार है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपने पास 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपने पास घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसके अंदर ये मान रख देंगे 2 गुणा एल इंटू बी, तो 18 इंटू 12 किया तो कितना आएगा, 18 दूना 36 का 6 हासिल का 3, 18 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस, और यहाँ पर 12 इंटू 10 किया तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, प्लस 10 और 180 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 10 और 18 को मल्टीप्लाई किया तो 180 आ रहा है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पर 6, और यहाँ पर 8 2 10, 10 1 11 का 1 हासिल का 1 हो गया, 2 3 3 और 2 5, 516 आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1032 आ जाएगा। ये मतलब यहाँ पर जो संपूर्ण डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 1032 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रख के अपन तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। आपको मेंशुरेशन के सारे फॉर्मूले याद होना जरूरी है अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 की राशि 3120 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है 1120 मिल रहा है पर ब्याज किस पर 2000 पर। ठीक है,
और यहाँ पर दर क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम होगा 2 साल, दर निकाल लेंगे अपॉन 100। तो अपन ने सीधा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर ये मान रख दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो, और 2 दूना 4, 4 का भाग इसमें दिया तो कितना आएगा, 4 3 12, बच गया कितना यहाँ पर 3 बच गया, 4 8 32। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो गया, 38% आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 38 आएगा क्या, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 2 ही आएगा एक्चुअली यहाँ पर। 4 दूना 8 बच गया 3, हाँ तो यहाँ पर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 28% आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको एसएससी का एग्जाम देने जा रहे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। आपको प्रत्येक फॉर्मूला अंगुली पर होना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, अगर वो फॉर्मूला बेस है तो आप सीधा उस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे। वहां पर आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा उसके अंदर मान रखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जब अपन यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो दर्शाया गया यहाँ पे दे रखा है, इसके बाद से अपने पास क्वेश्चन शुरू होता है। या तो डायग्राम के नीचे जो भी लाइन होती है वहां से अपना क्वेश्चन शुरू होता है, या यहाँ पर जो ऊपर लाइन होती है उसके अंदर दर्शाया गया है, इसके बाद से अपने क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स होती हैं जहां से अगर अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं तो अपना काफी कम टाइम लगता है क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि अगस्त से सितंबर तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 0, ये 0, 4, 14 में से 8 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, 1600 आ रहा है कितने पर, 3475 पर, इनटू 100% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 55 30 बच गया कितना, 4 5 नाम 45 बच गया 2 55 25। ठीक है, और ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 3 15 बच गया कितना, 1 5 दूना 10 0 होगा। फिर 5 से कट रहा है ये कितनी बार, 55 30 बच गया कितना, 2 5 चौका 20, और ये 5 एकम 5 5 3 15 5 नाम 45। ठीक है, आगे क्या हो रही है, आगे अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको अपन क्या करेंगे, 140 मान लेंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, सीधा 640 के अंदर 14 का भाग दे देंगे। तो अपने पास ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो अपने पास आंसर इसके जस्ट नजदीक आ जाएगा। जो अपना राइट आंसर होगा उसके जस्ट नजदीक अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 14 का भाग दिया, 14 चुक्कू 56, तो 14 चुक्कू 56 बच गया कितना, यहाँ पर 8 बच गया, 14 पंजे 70, 14 चुकी 84, कितना आ रहा है, 14 एकम 14, 14 दून 28, 14 3 42, 14 चुक्कू 56, 14 पंजे 70। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, तो 14 छिक्की 84 होता है, और ये लगभग किसके आ रहा है, 14 पंजे 70 आ रहा है। बचा कितना है यहाँ पर, 10 बच गया। ठीक है, तो पॉइंट लगाए 0 गया, और यहाँ पर कितना आ रहा है आगे, लगभग 45 के लगभग समथिंग में आ रहा है। और जब अपन ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शन 46 दे रखा है, जो कि यहाँ पर 45 के जस्ट नजदीक आ रहा है। अपन ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाया था, इसलिए अपना आंसर भी अप्रोक्सीमेशन के अंदर आएगा। और यहाँ जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो अपने पास 46 के आसपास ही अपना आंसर आ रहा है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकती है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा देंगे, ताकि आप यहाँ पर संख्याओं को कुछ इजी मानकर उसके अंदर भाग देते हैं, तो अपने पास जो आंसर आता है, जो अपना राइट आंसर होता है, उसके जस्ट करीब वाला आंसर हो जाता है। और जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर काफी दूर दूर है, तो अपना उसके जस्ट जो नजदीक आ रहा है वही अपना आंसर होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ज्यादा कैलकुलेशन या जिसके अंदर हार्ड कैलकुलेशन हो रही है, वैसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कुछ अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू मान लेते हैं,
कुछ आसान सी वैल्यू मानेंगे जिसके अंदर आपका भाग आसानी से चला जाए। तो वहां पर अपन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस की मदद से जिसके पास अपना जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या करेंगे, उसी पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि यदि y प्लस 1/y बराबर 3 दे रखा है तो इसका क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सीधा क्यूब करना होता है। क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब माइनस 3a, a कितना है 3, तो 27 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो इसका मान कितना आ गया 18 हो गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ऐसा क्वेश्चन सेम वैल्यू पर आपको मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है जिसका आंसर आपको यहाँ पर 18 मिलता है। लास्ट शिफ्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वहां पर भी इसका आंसर 18 आ रहा था। तो यहाँ पर यहाँ पर जो सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, मैंने आपको सीजीएल के प्री के क्वेश्चंस भी कराए हैं, उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराए हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ सीएचएसएल का क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आपको सीजीएल हो, सीजीएल मेंस हो, सीएचएसएल हो। अब आगे अगर सीएचएसएल का जो मेंस का एग्जाम लगेगा उसके अंदर भी आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीका का कोई x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दे और क्यूब की वैल्यू पूछे तो उसका आंसर सीधा डायरेक्ट 18 होगा। या आप एक तरीके से रट सकते हैं क्योंकि इसका आंसर 18 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि सभी बिंदु डी ई एफ ओ केंद्र वाले एक वर्ग की परिधि पर स्थित हैं। यदि कोण डी ई एफ बराबर 48 डिग्री है तो कोण डी ओ एफ का संभावित मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, एक सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल होगा, यहां पर अपने को एक सर्किल बनाना है। तो ये हो गया अपने पास एक सर्किल हो गया। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि इसकी परिधि पर 3 बिंदु हैं। ठीक है, ये अपने पास 3 बिंदु हो गए। ये कौन कौन से बिंदु हो गए अपने पास, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया अपने पास एफ हो गया। ठीक है, यहां बोल रहा है डी ई एफ कितना है, ये डी ई एफ मतलब ये वाला कोण यहाँ पर 48 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है डी ओ एफ, ये केंद्र इसका क्या है ओ है। तो यहां से अपने पास ये डी ओ एफ वाला मान पूछ रहा है, ये वाला मान। तो ये वाला मान क्या होगा, ये वाला मान जो परिधि पर बनना जो कोण है इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि समान चाप से परिधि पर जो कोण बनता है केंद्र पर बनने वाला कोण का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनेगा इसका जस्ट दुगना हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। मैंने सेम क्वेश्चन आपको पिछली शिफ्ट के अंदर भी कराया था, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से अपने पास परिधि पर इसकी वैल्यू दे देता है और केंद्र पर इसका मान पूछ लेता है अपने को। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि अगर अपन समान चाप से, ये समान चाप होता है, ये समान चाप है, इसी अगर समान चाप से अपन क्या करेंगे, परिधि पर बनाया गया कोण, ये परिधि पर बन गया ये कोण। ठीक है, केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है आधा होता है। केंद्र पर अगर 96 है तो परिधि पर कितना बनेगा, इसका जस्ट आधा होगा। ये कितना है 48 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि ए का 50% बी के 80% के बराबर है तो ए और बी के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ए का 50%, ठीक है, ये बी के 80% के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 0 से ये 1 0, तो यहां पर ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के नीचे ले आएंगे। तो 8 ए के नीचे आ जाएगा, 5 बी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए और बी का रेशियो क्या आएगा 8:5 हो जाएगा, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको सीधा डायरेक्ट आगे बढ़ जाना था। ठीक है,
आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोल रहे कि ट्राइंगल MNO और ट्राइंगल STU समान है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो क्या है MNO दे रखा है, एक ट्राइंगल अपने पास क्या दे रखा है, STU दे रखा है। ठीक है, STU दे रखा है, और यहां बोल रहा है कि MNO और STU के परिमाप क्या है, 80 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ON बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो ON कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और TU की लंबाई क्या होगी, मतलब ये लंबाई अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समान है, इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है। समान या सिमिलर एक ही होता है। सिमिलर का मतलब यहाँ पर दोनों की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण एक दूसरे के समान अनुपात में होंगे। ठीक है, तो अपने पास इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इनको समान अनुपात के अंदर रख लेते हैं। तो ये भुजा कितनी दे रखी है, यहाँ पर 25 दे रखा है। ये भुजा इस भुजा के अनुपात के अंदर होगी, तो ये भुजा क्या है, x दे रखा है। ठीक है, इसका परिमाप अपने पास कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल का परिमाप कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन हल करके अपन x का मान निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार। ठीक है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 125, और इस 2 का भाग लगा देंगे, बटे 2 बराबर x हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 62.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करके आपको आगे बढ़ जाना था। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा बिना डायग्राम बनाए आपको पूछ क्या रहा है वो सीधा पता करना है। यहाँ पर ON की वैल्यू दे रखा है, मतलब जो ON है यहाँ पर TU के क्या है, सिमिलर होगा, तो अपने को TU की लंबाई पूछ रहे हैं, तो ये बटा ये हो जाएगा, और अपने पास परिमाप दे रखा है, तो ये परिमाप बटा ये हो जाएगा। आपको सीधा इतना करना है, सीधा डायरेक्ट इतना करके आपको इसके अंदर मान रख के और इतना सा हल करना होता है आपको एग्जाम में। ठीक है, और तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। एग्जाम में आपको कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को करना होता है, तो आपको फालतू का कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि दोनों भुजाएं सिमिलर हो गई तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, पर आपके पास वहां पर टाइम कम होता है, इसलिए आपको वहां पर डायग्राम नहीं बनाना, सीधा क्वेश्चन के अंदर ही आपको भुजा को सिमिलर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी, तथा पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी। पत्नी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 28 थी तीनों की आयु। ठीक है, तो अपन 2 वर्ष पूर्व के लिए अपन क्या करते हैं, डाउन एरो से डिनोट करते हैं पूर्व को। तो यहाँ हस्बैंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, वाइफ हो गई, और ये क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, इनकी जो औसत क्या दे रखा है, इनकी 2 वर्ष पूर्व का औसत आयु 28 है, तो यहाँ पर टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 28 दिया कितना हो जाएगा, तो टोटल आयु निकालने के लिए 28 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 या 24 का 4 हासिल का 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों की टोटल आयु हो गई 84, वो भी 2 वर्ष पूर्व। तो प्रेजेंट आयु क्या हो जाएगी, इन तीनों की प्रेजेंट आयु हो जाएगी अपने पास, इनकी प्रेजेंट आयु हो जाएगी, क्यों 2 वर्ष सबके 2-2 वर्ष बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की आयु है, तो अपने को प्रेजेंट निकालने के लिए इन सबके अंदर 2-2 वर्ष बढ़ा देंगे। तो 2 वर्ष बढ़ाया, सबका 2-2 बढ़ाया, तो 6 वर्ष बढ़ेगा, तो 84 में 6 जोड़ा तो 90 हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंट आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी, मतलब जो हस्बैंड और जो सन है इसकी 5 वर्ष पूर्व जो आयु है ये कितनी है, ये यहाँ पर दे रखा है 21 वर्ष। ठीक है, तो 21 वर्ष दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ये तो औसत दे रखा है, तो औसत दे रखा है, तो टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, ये 42 हो जाएगा। ये तो 5 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ पर अपन प्रेजेंट आयु निकाल देंगे दोनों की,
एज और एस की, तो दोनों की प्रेजेंट आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक की 5 है तो दो की 10 हो जाएगी, 10 यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट आयु का योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीनों की आयु का योग कितना है, 90 है। और यहाँ पर हस्बैंड और सन की आयु का योग तो 50 ही है, बाकी किसका होगा, वाइफ का होगा। तो अपने को वाइफ का ही पूछ रहा है, तो तीनों की में से अपन दोनों की घटा देंगे। तो यहाँ पर 90 में से 50 घटाया तो यहाँ पर वाइफ की कितनी आ जाएगी, 40 ईयर हो जाएगी यहाँ पर वाइफ की आयु। ठीक है, यही अपने से पूछ रहा है कि पत्नी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर कितना है, 42। कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, यहाँ पे 50 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 10 जोड़ेंगे ना अपन यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा 52 होगा एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, 52 घटाना, 90 के अंदर से 52 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, तो 38 अपने पास वाइफ की आयु हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन करना था। इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में 38 वर्ष। तो यहाँ पर वाइफ की जो आयु है, वर्तमान आयु, ये हो जाएगी 38 वर्ष। इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर x का मान अपने से पूछ रहा है, इसको अपने को हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन क्या हल करते हैं, भाग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0.05 इंटू 0.36। अब भाग को अपन मल्टीप्लाई में कर देंगे तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/0.4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10/4 इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे प्लस दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, 0.055, और यहाँ पर भी भाग दे रखा है तो इसको अपन क्या लेगा, 1.50 अपॉन ये हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पॉइंट हटाया तो 2 जीरो इसके नीचे लग जाएगी, यहाँ पॉइंट हटाया तो 2 जीरो इसको नीचे लग जाएगी। 4 से काटा इसको, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 9 पंजो 45 हो गया ये। तो यहाँ पर कितना हो गया, 45, और नीचे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 45, नीचे कितना हो गया, 3 जीरो, मतलब 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 55/1000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो ये हो जाएगा अपने पास 150/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आएगा अपने पास, 100/1000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से कट जाएगी 2 जीरो, बचेगा क्या यहाँ पर, 1/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 50 के अंदर 0.1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, 50.1 दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत होती है। एग्जाम में आपको छोटी सी भी अगर ऐसे क्वेश्चन में गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया तो फिर आपका वहां पर थोड़ा सा माइंड खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो इतना सारे कैलकुलेशन करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है और तुरंत आगे बढ़ जाना है। एक बार के अंदर आंसर नहीं आता है तो आपको छोड़ देना है, और बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर वापस अटेंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि ट्राइंगल PQR में कोण P 46 है, R 64 है, और PQR ABC के समरूप और संगतता में है। ठीक है, तो कोण B का मान कितना होगा। यहाँ बोल रहा है एक ट्राइंगल है अपने पास PQR और एक ट्राइंगल है अपने पास ABC। ठीक है, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। समरूप का मतलब यहाँ पर प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कोण P क्या दे रखा है, यहाँ पर 46 दे रखा है। कोण R बराबर कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आता है, 110 आएगा। यहाँ पर कितना है, 46 है, इन दोनों को जोड़ा 110 हो गया। तो ये कोण कितना आएगा अपने पास, ये कोण हो जाएगा अपने पास 70 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार
ये दोनों समरूप हैं तो इन तीनों के प्रत्येक कोण बराबर होंगे, तो ये भी 46 हो जाएगा। ये कोण कितना होगा, ये कोण 64 हो जाएगा, और ये कोण कितना होगा, ये 70 हो जाएगा। अपने से पूछ क्या रहा है, कोण बी का मान। कोण बी का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 70 डिग्री अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास समरूप पूछे तो प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये कोण बराबर हो जाएंगे, प्रत्येक का मान एग्जैक्ट मान दोनों का बराबर हो जाता है जब अपने पास समरूप पूछे। और अगर अपने पास सिमिलर पूछे तो प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण एक दूसरे के समान अनुपात के अंदर होते हैं। ये डिफरेंस आप याद रखें इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का यहाँ पर 20% बराबर होगा सीपी का यहाँ पर 50% के बराबर होगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये 5 तो एमपी के नीचे आ जाएगा और ये 2 सीपी के नीचे आ जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 5:2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 2 पर, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 150% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है एक बार में, तो आप उस क्वेश्चन को चंद सेकंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। और वो कब आएगी, जब आप मल्टीपल टाइम या ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो आपके अपने आप ही आपके जो क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाएगी। और एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ज्यादा हार्ड पूछता है ना ज्यादा इजी पूछता है। ठीक है, तो एकदम मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछता है एसएससी। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है। बस आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनकी कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका 7 स्कूलों में लड़कियों को दर्शाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर तालिका वाला क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जो डायग्राम के नीचे लाइन दी हुई होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो इन सबको जोड़ देंगे अपन। तो ये कितना हो रहा है, 450, 1050 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यहाँ पर 2050 हो जाएगा, 2900 हो जाएगा, 3550 हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, ये 3950 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो कितना आ रहा है इनको जोड़ने पर, 3950 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14 और ये टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है, बी और ए मिलकर समान कार्यों को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। यहाँ बोल रहा है जो बी है ए से 80% अधिक है। अगर ए 10 है तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। ये यहाँ पर 80% अधिक है, तो इसको रेशियो में और तो छोटा कर लेते हैं, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है ए की तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पर क्या कर रहा है, 9 दिन लगा रहा है, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना होगा, यहाँ पर 9 इंटू टोटल कार्य हो जाएगा अपने पास 9 इंटू 5, मतलब 5 की एफिशिएंसी से 9 दिन कार्य कर रहे हैं, 9 दिन लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना लग रहा है, टोटल कार्य कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 45 हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 14 आ रही है। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना है, 45 है। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 14 है। तो इसको करने में इतने दिन लग जाएंगे, मतलब 45/14 दिन का यहाँ पर टाइम लग जाएगा दोनों को समान कार्य को पूरा करने पर। ठीक है,
जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होता है। जब आपके अंदर ऐसे क्वेश्चन करने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप खुद से ही ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते रहिएगा। और मैं आपके लिए यहाँ पर जो भी मैं आपको यहाँ पर जिस भी शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसकी मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी दे रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको जितने भी शिफ्ट हैं उनकी सोल्व की हुई पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप वहां से आसानी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब का प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला है ये। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b होता है। a कितना है यहाँ पर, a स्क्वायर दे रखा है, a स्क्वायर b कितना है यहाँ पर, माइनस का 4 है। ठीक है, तो ये प्लस होता है तो इसको अपन माइनस का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर प्लस, फिर क्या आता है यहाँ पर 3ab स्क्वायर होता है। b क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस दे रखा है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा, जो कि माइनस का होगा। ठीक है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है ये। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो a का क्यूब प्लस ये हो जाएगा अपने पास 4, तो ये माइनस का हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 × 48 a हो जाएगा ये, और माइनस का ये क्या है 64 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास इसका क्या आ रहा है, प्रसार आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। और आपको यहाँ पर एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप सीधा ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला सही है, उस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहां बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, जहां पर ए क्या है समकोण त्रिभुज है, ये बी होगा, ये सी हो गया। ए बी कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट बन रहा है अपने पास 3 4 5 का। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है, कोट बी, कोट क्या होता है, कोस क्या होता है अपने पास आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या दे रखा है यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, कोस बी पूछ रहा है तो इसका आधार ये हो जाएगा। इसी प्रकार कोट सी, तो कोट सी के अंदर क्या होता है आधार बटावा लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इन दोनों को हल कर लेंगे। लघुत्तम कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, दोनों को जोड़ा तो 31 बटा कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 31/20 आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहां बोल रहे कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यापारी है 100 का सामान को यहाँ पर 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब ये 120 पर बेच रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, पर यहाँ आगे क्या बोल रहा है कि यह क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है। यदि यह अगर यहाँ पर क्रय मूल्य का आधा दाम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 में खरीद रहा है और वापस ये क्या कर रहा है 120 में ही बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पर कितना अधिक में बेच रहा है, ये 70 अधिक में बेच रहा है, किस पर 50 पर, तो इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 7/5 × 100 कितना होता है 140% होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 140% का लाभ होगा इसको। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√3 है, tan बीटा बराबर √3 है, तो इसका मान क्या होगा। तो अपन यहां जानते हैं tan अल्फा
अपन 1/√3 दे रखा है। इसका मतलब tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? जब थीटा की वैल्यू क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 23 डिग्री हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan का मान √3 का बढ़ता है 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो बीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 60। और अपने से पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? cos 90 हो जाएगा। cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसी आधार से शेष लंब 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये इसका आधार अपने पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका जो शीर्ष लंब है ये क्या दे रखा है? अपने पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है अपने पास 1/2 आधार कितना दे रखा है? 10, आधार इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2 से काटा 5, 8 पंजे 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ रहा है? क्षेत्रफल आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा वर्बली ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ताकि आपका कम से कम टाइम में क्वेश्चन हल करके तुरंत आगे बढ़ सके। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वर्बली हल करने की कोशिश करिएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20 और ये अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन के बिना किसी भी शिफ्ट के अंदर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इसीलिए इस पैटर्न पर आपको हर एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इस क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आपको 2 नंबर बोनस का मिल जाना। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर आता है। जैसे यहां बोल रहा है a + 1/a बराबर 2 दे रखा है, b + 1/b बराबर -2 दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अपन जानते हैं कि a + 1/a बराबर 2 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि जब इसकी वैल्यू 2 होती है तो a का मान क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर b + 1/b की वैल्यू यहाँ पर -2 दे रखा है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये a और b के मान अपन यहाँ रख देंगे, तो a का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/a का स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते हैं। प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का 1 ही हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान अपने पास क्या आया? 4 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे? 37 का भाग इसमें देना है पहले तो, और इसको 5 से गुणा करके इसके अंदर जोड़ देना है। तो 37 का भाग दिया तो ये कितनी बार जाएगा? ये अपने पास 45 बार जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर 42 × 5 किया तो कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 का 20 और 1 21, 210 आ रहा है। तो 45 के अंदर 210 जोड़ा तो कितना आ गया? 255 हो गया। तो इसका मान कितना आ रहा है? 255 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट 45 कैसे लिख दिया? मैंने यहाँ पर लगाया अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन इसको 40 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को 40 मान ले, तो 40 × 40 कितना होता है? लगभग 1600 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया? 37 को 45 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसा अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया कि 1600 आ रहा है, इसका मतलब ये 40 के लगभग होगा, और यहाँ पर लास्ट के अंक 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 40 मतलब 45 के इसको गुणा करेंगे 37 को, तभी अपने पास 1665 आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना होता है। ठीक है, तभी मैंने आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर 45 लिख दिया। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार एग्जाम में करना है। नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22
और ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो डायग्राम के नीचे जो लाइन होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है हमेशा। यहां बोल रहा है कि P1 वर्ष डी और ई में जे की औसत बिक्री, तो डी और ई में जे क्या है, ये वाला, तो ये कितनी हो गई 400, 600 का औसत कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 500 हो गया, ठीक है। और वर्ष जी और एच में के की औसत बिक्री, तो जी और एच में के क्या है यहाँ पर गोल वाला, तो ये कितना हो गया 700, 700 का औसत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 150 आ रहा है, ठीक है। और ये तो क्या हो गया अपने पास P1 हो गया, ठीक है। अब P2 क्या बोल रहा है यहाँ पर, सभी वर्षों में के की औसत बिक्री कितनी होगी, के गोल वाला, ठीक है। तो 1200 और 900 2100, 3100, 3500, ये 3800, तो ये होगा अपने पास 3800 बटा हुआ कितना है ये संख्या 5 है, 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 7 35, बचा कितना 3 पचंगा 30, तो ये कितना आ रहा है 760 आ रहा है। तो ये तो हो गया अपने पास P2 हो गया। अपने से पूछ क्या रहा है, P2 माइनस P1 क्या होगा, तो 760 में से 150 गया तो अपने पास क्या बचेगा 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से गया 6, तो अपने पास यहाँ पर 610 बचेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ जाना था, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और विरामों के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यह बोल रहा है कि अगर ट्रेन रुक रुक कर चलेगी तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर वह ट्रेन किसी भी जगह नहीं रुके, सीधा डायरेक्ट ए से बी तक जाए तो उसकी किलोमीटर क्या हो, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। यहां से अपने पास पूछ रहा है कि ट्रेन अगर रुक रुक कर चल रही है तो कितने समय के लिए रुक रही है, ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो स्पीड का जो डिफरेंस है ये कितना है, यहाँ पर 15 किलोमीटर का दे रखा है इनके डिस्टेंस का। ये 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर जा रहा है और ये 1 घंटे के अंदर 75 किलोमीटर जा रहा है, मतलब यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस था वो कितनी आ गई 15 किलोमीटर आ गई, और अपने को यहाँ पर क्या करना होता है 90 किलोमीटर जाना है। 90 किलोमीटर की स्पीड से अगर अपन 15 किलोमीटर जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, अपने को टाइम को यहाँ पर किस में ज्ञात करना है, मिनट के अंदर ज्ञात करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास वो टाइम आ जाएगा जो रुक रुक कर चला, ठीक है, जो ट्रेन किसी जगह पर रुक गई थी जिसके कारण इसकी स्पीड के अंदर कमी हो गई थी, तो वो टाइम अपने पास यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो ये क्या आ रहा है 15 एकम 15, 15 6 की 90, 6 एकम 6, ये कितना हो गया 10। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 10 मिनट आ रहा है, 10 मिनट के लिए वह ट्रेन रुकती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 10 मिनट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये काफी आसान होते हैं, बस आपको ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ क्या बोलता है कि अगर पीछे कुछ भी मान लो कि अगर ट्रेन रुक रुक कर चल रही है तो इतने किलोमीटर में पहुंचेगी, अगर बिना रुके चल रही है तो इतने किलोमीटर में पहुंचेगी। तो आपको टाइम पूछता है तो आपको क्या करना था, उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लेना था। वो क्या होता है अपने पास डिस्टेंस आ जाती है, डिस्टेंस के अंदर जिसकी स्पीड ज्यादा आ रही है उसका भाग देना होता है एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको मिनट के अंदर टाइम पूछे तो आपको 60 से और गुणा कर देना होता है, फिर आप मिनट के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहां बोल रहा है कि निम्न में से थीटा का मान क्या होगा जब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, सारे मान चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो सबसे आसान मान है वो पहले चेक करेंगे। 90 रखा, तो 90 रखेंगे तो अपन ये क्या हो जाएगा, कोस तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, इसका मतलब -2 आएगा। तो 30 और 60 तो रख नहीं सकते,
क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो वो यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू हो जाएगी। तो बचा क्या, 0 बचा, 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये 1, ये -2 और ये 1 हो जाएगा। तो +1 और +2 -2 होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर थीटा का मान भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऑप्शन चेक करके, ऑप्शन से चेक करके अपन ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। आया समझ? ठीक है, तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25 और ये भी तालिका वाला क्वेश्चन है, डायग्राम वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सीधा डायग्राम के नीचे जाएंगे, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है आई बराबर व्यय प्लस बचत। अपने से पूछ रहा है कि सभी 5 कंपनियों की औसत आई कितनी होगी। आई क्या होती है, यहाँ पर व्यय और बचत को जोड़ते हैं तो अपने पास आई बनकर आती है। यहाँ दे क्या रखा है, बचत और व्यय दे रखा है। तो अगर अपन इन दोनों का डाटा जोड़ देंगे तो अपने पास आई आ जाएगी। ये अपने से पूछ रहा है, वो भी इनका औसत पूछ रहा है, तो 5 का भाग भी अपने को देना होगा। तो इन दोनों को जोड़ा, ये तो कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 450 हो गया, ये कितना हो गया 250 हो गया, और ये कितना हो गया 700 हो गया। इन सबको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है 0, 5 दूना 10 का 0, हासिल का 1, ये 3 6 9, 9 4 13 और 2 15, 15 7 22, ये हो गया 22। 22 एवरेज निकालने के लिए 5 का भाग दे देंगे। तो 5 चौका 20, बचा कितना 2, 5 चौका 20 और ये 0। तो अपने पास कितना आ गया, यहाँ पर इनका एवरेज 440 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो कि राइट हैंड कॉर्नर पर आपको रेड बटन दिखेगा, उसको दबा देना है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। उसका कोई भी पैसा नहीं लगता। मैं आपको यहाँ पर पेड कंटेंट की तरह इतना अच्छा तरीके से क्वेश्चन को बताता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेड कोर्स के अंदर बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल यहाँ पे फ्री ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिना किसी दिक्कत के एकदम बिल्कुल फ्री यहाँ पर आपकी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, और क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह अटेंड करें और किस तरह आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ सके, वो सीख सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।